विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। आज उसमें हमने करना है समानांतर सरकारें जो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बनी, उसके बारे में पढ़ना है। साथ में शाही नौसेना के विद्रोह के बारे में पढ़ना जो 1946 में हुआ, रेटिंग्स विद्रोह बोलते हैं जिसको, रॉयल नेवी में हुआ था तलवार नामक जहाज पर। ठीक है, कोशिश करेंगे वामपंथी आंदोलन को पढ़ने की, लेफ्टिस्ट मूवमेंट जो चला। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले समानांतर सरकारें कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, उसी दौरान क्या हुआ, देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। बलिया, कहाँ के हो? बलिया के हैं। अब जैसे कोई बलिया बोलता है लोग सोचते हैं बिहार के हैं। बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है भाई, बॉर्डर पर है बिहार के। कहाँ पड़ता है? हालांकि सांस्कृतिक जो वो है वो बिल्कुल बिहार जैसी है, लेकिन है उत्तर प्रदेश में बलिया। तो बलिया अगस्त 1942 में केवल एक सप्ताह के लिए बनी थी ये सरकार, समानांतर सरकार। चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। यहाँ पर उनकी सरकार ने स्थानीय जिलाधिकारी के शासन के सभी अधिकार छीन लिए और जेल में बंद सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। कौन सा? बलिया, अगस्त 1942। तो सबसे पहले जो सरकार बनी समानांतर, वो कहां पर बनी? बलिया में बनी। कहां पर बनी? दूसरा नंबर पे तामलुक। तामलुक जो पड़ता है मिदनापुर में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ पर जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किए, स्कूलों को अनुदान दिए, धनी लोगों को अतिरिक्त धन गरीबों में बांटा और एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। इस वाहिनी की सदस्यता मातंगिनी हजारा की आंदोलन के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई। क्वेश्चन क्या क्या बने बता देता हूं। सबसे पहले तो ये बोलता है कि सबसे पहले समानांतर सरकार कहां पर बनी? आंसर बलिया में बनी। कब बनी? अगस्त 1942 में बनी। किसने बनाई? चित्तू पांडे ने बनाई। किसने बनाई? दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि दूसरी समानांतर सरकार कहां पर बनी? तो तामलुक में बनी। तामलुक कहां? मिदनापुर में। कब बनी? दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक। सितंबर 1944 तक चली है। तो यहां पर जो तामलुक में जो समानांतर सरकार बनी उसका नाम क्या था? तो जातीय सरकार था। क्या नाम था? बांग्लादेश की संसद को आज भी जातीय संसद कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जातीय संसद। तो इसलिए याद रखना आप कि तामलुक में, मिदनापुर में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जो सरकार बनी उसका नाम क्या था? जातीय सरकार थी, जातीय सरकार था। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किए, स्कूलों को अनुदान दिए, धनाढ्य लोगों के यहाँ लूट की, उसके बाद गरीबों में क्या किया? धन बांट दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि किस समानांतर सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था? तो आंसर तामलुक मिदनापुर की जातीय सरकार ने। तीसरा क्वेश्चन बनता है किस समानांतर सरकार में या किस समानांतर सरकार के जो सशस्त्र विद्युत वाहिनी थी उसके किस सदस्य की मृत्यु गोली लगने से हो गई थी? आंसर मातंगिनी हजारा की। मातंगिनी। अगला तीसरी जो सरकार बनती है समानांतर सरकार, वो बनती है सतारा में। ये चलती है 1943 से लेकर 1945 तक। और सबसे दीर्घजीवी सरकार समानांतर सरकार कौन सी थी? तो यही थी। सतारा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बना है वो ये वाला बना है कि सबसे दीर्घजीवी समानांतर सरकार कौन सी थी? आंसर सतारा है ना। सतारा जो है वो जगह है कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? अब मैं चंडीगढ़ में गया, वहां पे एक सेक्टर था उसका नाम था सतारा। मैंने कहा यार सतारा तो महाराष्ट्र में, चंडीगढ़ में कहां से आ गया? तो पता चला कि पंजाब के लोग सतारा को सतारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 17 सेक्टर का नाम क्या है? तो भाई सतारा चंडीगढ़ मत चले जाना, 17 सेक्टर में कहां जाना? आपने महाराष्ट्र में जाना है। कहां जाना है? तो सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार सतारा समानांतर सरकार। यहां प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। फिर क्वेश्चन बनेगा सतारा में जो समानांतर सरकार बनी उसका नाम क्या था? आंसर प्रति सरकार। क्या था? सरकार की स्थापना में जो वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेगा, नाना पाटिल, वाई.बी. चौहान, ये नाम कहां पर दिखते हैं हमको? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहां पर अदा करते हैं? तो सतारा की समानांतर सरकार में इनकी भूमिका है।
सरकार के कार्यों में ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की गई, न्यायदान मंडल यानी जन अदालतों का गठन किया गया, शराबबंदी अभियान चलाया गया, गांधी विवाहों का आयोजन किया गया। गांधी विवाह जैसे आयोजन किस सरकार, समानांतर सरकार का कार्यक्रम था? आंसर सतारा सरकार का, 1943 से 1900। इसके अलावा तलचर उड़ीसा में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार बनी थी। तलचर कहां पड़ता है? उड़ीसा में। कहां पड़ता है? यहां पर भी समानांतर सरकार बनी थी। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने आंदोलनकारियों को अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। समाज का कोई भी वर्ग सहायता एवं समर्थन देने से पीछे नहीं रहा। उद्योगपतियों, अब उद्योगपति क्या दे सकते हैं? अनुदान दे सकते हैं, प्रश्रय दे सकते हैं, अन्य वस्तुओं के रूप में सहयोग दे सकते हैं। उद्योगपतियों ने इस प्रकार से सहायता की। छात्रों ने क्या किया? संदेश वाहक के रूप में सहयोग किया। किस रूप में? संदेश वाहक के रूप में सहयोग किया। सामान्य ग्रामीणों ने क्या किया? सरकारी अधिकारियों को आंदोलनकारियों के संबंध में सूचनाएं देने से इनकार कर दिया। ट्रेन चालकों ने क्या किया? ट्रेन में बम एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं ले गए ये लोग, ट्रेन चालक जो थे, ठीक है। तथा पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों सभी ने आंदोलनकारियों का पूर्ण सहयोग प्रदान किया। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। छात्रों ने क्या किया? छात्र क्या कर सकता है भाई? अनुदान दे नहीं सकता, तो संदेश वाहक के इधर की बात उधर उधर फैलाई उन्होंने। जब हॉबीज पूछेंगे ना आपसे कभी इंटरव्यू में, तो यही बोलना। क्या बोलोगे? माई हॉबी इज सोशल वर्क एट माई ओन लेवल। सोशल वर्क एट माई ओन लेवल का मतलब पूछेंगे वो आपसे क्या होता है। तो आप बताना कि भाई जो मेरा लेवल है, अब मैं किसी का ऐसा तो कर नहीं सकता कि किसी को लाख रुपए दे दूं। ऐसा करता हूँ कि मेरे बगल में बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनकी दवाइयाँ ले आता हूँ, उनका सिलेंडर भरवा देता हूँ, है ना। या बालिकाएं अगर हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि जो वृद्ध महिला हैं उनके थोड़ा सा क्या कर देती हैं? सहायता कर देती हैं, उनको डॉक्टर के यहाँ तक ले जा लेती हैं। ये होता है सोशल वर्क एट माई ओन लेवल। समझ में आ गया? एट योर ओन लेवल, एट योर लेवल। तो ये जरूर बोलना, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरे से जब पूछा गया हॉबीज क्या है, तो मैंने यही बोला था, माई हॉबीज लिसन टू म्यूजिक, सिंगिंग, सोशल वर्क एट माई ओन लेवल। लेकिन अगर आपने बोल दिया लिसन टू म्यूजिक, तो आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ म्यूजिक, तो क्या बोलोगे? क्लासिकल बोल दिया तो बड़ा खतरा हो जाएगा, फिर पूछेंगे वो कौन सा राग पूछेंगे आपसे, है ना। राग मालकौश में कोई गाना बताइए कौन सा है, क्या बताओगे? राग शिवरंजनी में कौन सा गाना है? कोई है ऐसा फिल्मी गाना जो राग शिवरंजनी में गाया गया हो, है ना। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, ये किस राग में है? जाने कहाँ गए वो दिन कहते तो थे तेरी राह में, राज कपूर का ये गाना किस राग में है? तो फिर उसमें फंस जाओगे। तो अगर नॉलेज हो तभी बोलना, ठीक है। और सिंगिंग में फिर आपसे पूछेंगे, ओके सिंगिंग, वेरी गुड। बड़ा खुश होते हैं वो लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े होते हैं, और आपसे कहा कि चलिए एक गाना सुना दीजिए, और आपने क्या सुनाया? ब्लू है पानी पानी पानी। समझ लेना वहीं पर रिजेक्ट हो गया आप। क्या हो गए? हाँ, जब आपसे बोलेंगे कि कुछ गाना गाइए तो उसके पीछे कुछ सार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ सार होना चाहिए। क्या सार होना चाहिए? कोई मैसेज होना चाहिए जिसे सुन के वो उन्हें अपने पुराने दिन याद आए और वो प्रसन्न हो जाए। अगर आप नए गाने गाओगे, इब्न बतूता एक गाना, वो भी उस पर डांस करते हैं बच्चे, इब्न बतूता सुने हो? पता नहीं है कि कहाँ का था इब्न बतूता, क्या था, क्या लिखा। मोरक्को का था, किताबुल रहला लिखी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। अगर ये पता है तो चलो ठीक है, नाच लो। तो नाच रहे हैं सब, है? कौन सा गाना गाओगे भाई? जब 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 उड़े जुल्फें तेरी, और अगर कोई बाल्ड हुआ उसमें तो समझ लेना, फिर तो भी रिजेक्शन है आपका। और क्या गाओगे भाई? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई ऐसा सुनना पसंद करता है। जब इंटरव्यू चल रहा होता है तो बहुत सीरियस मैटर होता है। देश प्रेम का ढोंगी लगोगे भाई? उन्हें पता है, फिर देश से पूछेंगे वो प्रश्न आपसे। जैसे देश प्रेम पे क्या गाना गाओगे? ऐ मेरे वतन के लोगों पूछेंगे, फिर किसने लिखा, क्या बोलोगे? थोड़ा फन भी जरूरी है पढ़ाई के बीच में। मैं बता देता हूं, एक आईएएस था,
आईएएस बना वो, उससे पूछा, एक गाना गाइए, उसने कहा मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सिहाई के सिवा कुछ नहीं मिला। मतलब चौथा अटेम्प्ट था, 4 अटेम्प्ट मिला करते थे आईएएस में, चौथा अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था। अब उसको ये लगा यार मैं क्या गाऊं, तो उसने कहा मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सिहाई के सिवा, रात के कालेपन के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा चलो आपको क्या करते हैं, अच्छे नंबर देते हैं, आपको आईएएस बनाते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ, या कुछ मैसेज होना चाहिए उस गाने में, क्या होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। किस प्रकार का, किस प्रकार का, या फिर उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि उन्हें अपने जीवन के पुराने दिन याद आ जाएं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। क्या गाओगे, न मैं कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। सुने हो, नहीं सुने हो, सुनना कभी, सुने हो भाई, नहीं सुने, चलो सुनना इस गाने को। इसकी जो वर्डिंग्स हैं उसमें आपके जीवन के, जब आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं ना युवावस्था में, तो कुछ मैसेज हैं, उन मैसेज को सुनकर शायद आपकी समझ में आ जाएगा कि तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये कॉलेज टाइम के गाने हैं हम लोगों के। मैंने कहा इसको सुनाओगे तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। चलो, आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इस प्रकार के गाने गाइए। चलो, भारत छोड़ो आंदोलन बता दिया मैंने। आंदोलन में देश की कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। किसने, कम्युनिस्टों ने भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया, कम्युनिस्टों ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। केरला में मुस्लिम लीग आजकल बड़ी चर्चाओं में है भाई, केरल सुना है, मुस्लिम लीग चर्चाओं में है आजकल, सुनिएगा उसे। सरकार की अत्याचार नीति का विरोध में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का अनशन किया। 12 फरवरी 1943 को प्रारंभ कर दिया इन्होंने 21 दिनों का अनशन। और इस समय अंग्रेज सरकार चाह रही थी कि गांधी जी क्या हो जाए, स्वर्ग सिधार जाए। सारी तैयारियां हो गई, मटकी वटकी सब आ गई, वो जो अंतिम रथ होता है वो तैयार कर दिया गया, किसके लिए, गांधी जी के लिए। और बड़ी चतुराई से उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। सरकार चाह रही थी कि गांधी अब क्या हो जाए, चले ही जाएं, ये समस्या खड़ी कर दी है इन्होंने। गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने जेल में बीमार पड़ गए। गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए वायसराय की कार्य परिषद के 3 सदस्यों ने MS गनी, NR सरकार और HP मोदी ने त्याग पत्र दे दिए। यहां से क्वेश्चन बनाता मैं कि जब गांधी ने 1943 फरवरी 1943 में, यानी 12 फरवरी 1943 को जब गांधी जी ने 21 दिन का अनशन किया, तब वायसराय इन काउंसिल यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के किन 3 सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया था। 1 इज MS गनी, 2 इज NR सरकार और 3 इज HP मोदी। मोदी जी जो नाम है वो नया नहीं है, पुराने भी थे पहले मोदी, है ना। त्याग पत्र दे दिया। ब्रिटिश सरकार गांधी जी को रिहा करने के बदले उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। और इसी बीच 4 मार्च 1943 को सरकार को भ्रमित करते हुए गांधी जी ने उपवास तोड़ दिया। गांधी जी ने कहा मैं नहीं मरूंगा। समझ में आया, पहले सरकार चाहती थी कि गांधी न मरे, लेकिन यहां पर सरकार चाहती थी कि गांधी जी मर जाएं। तो लेकिन गांधी जी ने बड़ी चतुराई से 4 मार्च 1943 को सरकार को भ्रमित करते हुए गांधी जी ने उपवास तोड़ दिया। 6 मई 1944 को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। अगर गांधी जी की सारी जेल देखें ना तो पता नहीं कितने साल होते हैं, लेकिन गांधी जी हमेशा जेल में गए, उस दिन रहे और उसके बाद रिहा कर दिए गए। ये पता है, गांधी जी धमकी देते थे अनशन कर दूंगा, सरकार हिल जाती थी। शाही नौसेना का विद्रोह भाई, ब्रिटिश विद्रोह, ये ध्यान रखना, देश की आजादी में इनको पन्नों में छुपा दिया गया इतिहास के। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान, अंतिम योगदान होता है ना, जैसे हम बोलते ना 1857 का रिवोल्ट का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी लगे हुए कारतूस। तो ऐसे ही ये एक क्वेश्चन यहां से भी बनना चाहिए कि जो अंग्रेजों ने भारत छोड़ा या जो भारत आजाद हुआ उसका तात्कालिक कारण क्या था। आंसर शाही नौसेना का विद्रोह। कारण यह है कि जिस नौसेना के दम पर उन्होंने इतना बड़ा उपनिवेश स्थापित किया था, जब उसी नौसेना में विद्रोह हो गया
तो अंग्रेजों की समझ में आ गया कि अब हमारा यहाँ पर समय क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब हमें क्या करना, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तरे सहित क्या करना पड़ेगा, इंग्लैंड जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा तथाकथित जो इतिहासकार थे, जिन्होंने इतिहास लिखा, उन्होंने इनकी जो क्या कुर्बानी, उसको क्या कर दिया, भुला दिया, और ना ही इसे बहुत अच्छे से पेश किया गया इतिहास में। पर मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको ढंग से पढ़िएगा। आजाद हिंद फौज, भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाएं और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात समस्त भारत में फैला जन आंदोलन का एक ही भाग था। 18 फरवरी 1946 याद करना आपने, क्या करना है, 18 फरवरी 1946 शाही नौसेना का विद्रोह हो गया। क्या हो गया, शाही नौसेना यानी रॉयल नेवी जो थी उसमें क्या हो गया, रिवोल्ट हो गया। विद्रोह का प्रारंभ बंबई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत एनएस तलवार, तलवार नामक जहाज को याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तलवार नामक जहाज को याद करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इसको कहीं म्यूजियम में लगाया जाना चाहिए, अगर कहीं पर है ये आईएनएस तलवार। प्रशिक्षण पोत था आईएनएस तलवार, इसमें नौसैनिक थे। इन्होंने खराब भोजन, ये ध्यान रखना है, खराब भोजन, कम वेतन, नस्ली अपमान, प्रतिशोध का रवैया, ये 4 शब्द याद करने हैं। इन्होंने क्या किया, खराब भोजन को लेकर, कम वेतन को लेकर और नस्ली अपमान और प्रतिशोध का रवैया, ये प्रमुख कारण थे। किसमें, देखो ना इसको किस तरह से पेश किया गया, इसको इस तरह से पेश किया गया इन 4 शब्दों से, जैसे माना इन्हें देश के प्रति कुछ क्या नहीं था। भाई कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अंग्रेजों से टकराना ही अपने आप में क्या है, और वो भी शाही नौसेना के अंदर। आपको पता है सेना के अलग कानून होते हैं, कोर्ट मार्शल होता है, तो नौसेना के अंदर मैंने कहा इतिहास में क्या कर दिया, इस तरह से दिखाया गया कि अरे खाना अच्छा नहीं मिल रहा था इसलिए किया, कि उन्होंने कि कम वेतन मिल रहा था इसलिए किया, नस्ली अपमान हो रहा था इनका इसलिए किया कि इन्होंने। यार ये कोई बात नहीं, सेना के अंदर टकराना, वो भी रॉयल नेवी के अंदर टकराना, किससे, अंग्रेज सरकार से। और आपको पता है इनके ऊपर बम्बार्डमेंट होने वाली थी। क्या होने वाली थी, इनको पता था कि हमने विद्रोह कर दिया, इसके बाद जो ब्रिटेन के जहाज हैं वो हम पर बम फेंकेंगे और सारे पोत कहां हो जाएंगे, समुद्र में समा जाएंगे। लेकिन फिर भी विद्रोह किया। तो आपने भले ही ये बोलना है खराब खाना, कम वेतन, नस्ली अपमान, प्रतिशोध का रवैया, लेकिन पूरी रिस्पेक्ट रखनी इनके लिए। रेटिंग्स विद्रोह भी बोलते हैं इसको। शीघ्र ही यह विद्रोह कराची, मद्रास और कलकत्ता तक फैल गया। विद्रोहियों ने जहाजों से ब्रिटिश यूनियन जैक, यूनियन जैक इंग्लैंड के झंडे को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इंग्लैंड के झंडे को यूनियन जैक कहा जाता है, अमेरिका के झंडे को स्टार एंड स्ट्रिप्स कहा जाता है, हमारे झंडे को ट्राई कलर फ्लैग कहा जाता है, तिरंगा। ठीक है। विद्रोहियों ने जहाजों से ब्रिटिश यूनियन जैक उतारकर उसके स्थान पर कांग्रेस, लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहरा दिए। इसके कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहरा दिए। हड़तालियों ने मिस्टर एम.एस. खान के नेतृत्व में एक हड़ताली समिति का गठन किया। एम.एस. खान का नाम याद करना है आपने, के नेतृत्व में एक हड़ताली समिति का गठन किया और मांग की कि भारतीय नौसेना को अच्छा भोजन दिए जाए, उनका वेतन अंग्रेज सैनिकों के समान हो, आजाद हिंद फौज के सैनिक व अधिकारियों और सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, भारतीय सैनिकों को इंडोनेशिया से वापस बुलाया जाए, डच ईस्ट इंडीज से वापस बुलाया जाए। ठीक है भाई। इस प्रकार उनकी मांगों में वे मांगें भी सम्मिलित थी जिनकी मांग उस समय राष्ट्रीय नेता भी कर रहे थे। विद्रोहियों को शक्ति से दबाने का प्रयत्न किया गया। एडमिरल गॉडफ्रे को भेजा गया। किसको भेजा गया? गॉडफ्रे को भेजा गया, जिसने बमबारी करके नौसेना को नष्ट करने की धमकी दी। इसी समय नौसेना विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी 1946 को बंबई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें 2 लाख मजदूरों ने भाग लिया। 2 लाख समझते हो? 2 लाख लोग जब सड़कों पर होते हैं उसका मतलब समझते हो? नहीं समझते। अरे भैया 2 लाख लोग अगर मजदूर हड़ताल कर रहे हैं तो समझ लीजिए पूरा सिस्टम हिल जाता है, पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाता है कि भाई ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं, इतना हल्ला क्यों हो रहा है भारत में। ठीक है, तो इनको सपोर्ट करने के लिए क्या 22 फरवरी 1946 को याद करना आपने। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि 22 फरवरी 1946 को बंबई में मजदूरों की एक अभूतपूर्व हड़ताल हुई, उसका कारण क्या था? आंसर, नौसैनिकों का समर्थन, मतलब नौसैनिकों को
समर्थन दिया किसने? मजदूरों ने। इतना समझ में आ गया। विद्रोह में 78 जहाज, नौसेना की 20 स्थलीय छावनियां और 20,000 नौसैनिक सम्मिलित हो गए। कितने? 20,000 नौसैनिक का मतलब समझते हो? सिस्टम कोलैप्स हो गया। उनकी नौसेना का जो सिस्टम था वो क्या हो गया? 78 जहाज, 78 जहाज, 20 स्थलीय छावनियां और 20,000 नौसैनिक, ये सम्मिलित हो गए विद्रोह में। सरकार के दमनात्मक रुख को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने नौसैनिकों को समर्पण करने का आह्वान किया। देखिए, ये बड़े नेता थे, इनकी समझ में आ गया था कि उन जहाजों के अंदर हिंदू सिपाही भी हैं, मुस्लिम सिपाही भी हैं। वल्लभ भाई पटेल अकेले जाते तो मुस्लिम नहीं मानते, मुस्लिम अगर खाली जिन्ना जाता तो फिर तब हिंदू नहीं मानते। तो दोनों को भेजा गया। उनको पता था कि अगर ऐसा नहीं किया, इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो गॉडफ्रे इन पर बम्बार्डमेंट करवा देगा और सारे जहाज 78 के 78 क्या? सेना का नियम होता है, चाहे वो खरबों खरबों के जहाज हों, अगर सेना में विद्रोह हो गया, सेना को क्या कर दिया जाता है? समझ में आ गया? तो वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने नौसैनिकों को समर्पण करने का आह्वान किया और आश्वासन के बाद कि सैनिकों के साथ किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, विद्रोहियों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। आजाद हिंद फौज के निर्माण से अंग्रेजों का विश्वास भारतीय स्थल सेना से उठ गया था। नौसेना के इस विद्रोह ने उनकी आशंका में वृद्धि कर दी। समझ में आया? उन्हें यह भय हुआ कि अब वे भारतीय नौसैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो जब सेना तो चली गई थी आजाद हिंद फौज में, नौसेना ने विद्रोह कर दिया, तो अंग्रेजों के पास बचा क्या? कौन करेगा उनकी रक्षा? अरे भैया, जब कल को आप एसडीएम बनोगे ना, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? बताओ। पटवारी करेंगे। कौन करेंगे? हाँ जी, जब आप जाएंगे कहीं भ्रमण पर, तो आपके साथ पटवारी होंगे उस क्षेत्र के, परगने के, ठीक है। और जब पटवारी ही विद्रोह कर देंगे तो तब क्या करोगे आप? तो इसलिए पटवारियों का सम्मान करना है आपने, क्योंकि जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो क्या है? पटवारी। सारी आख्याएं वो लिखते हैं। कौन लिखते हैं? राजस्व पुलिस लिखती है सारी आख्याएं। आप तो सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी होते हो कि ओके देख लिया है, अग्रेषित देख कर क्या कर दिया, आगे भेज दिया है। लेकिन जो पूरा लिखने का काम होता है पटवारी। फिर पटवारी से कहाँ? कानूनगो, कानूनगो से कहाँ? नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से कहाँ? तहसीलदार, तहसीलदार से कहाँ? एसडीएम, एसडीएम से कहाँ? एडीएम, एडीएम से कहाँ? डीएम। तब डीएम साहब साइन मारते हैं, है ना। डीएम थोड़े आएंगे आपके कि मूल निवास है कि नहीं है आपके पास, या आप यहाँ के निवासी हो कि नहीं है। तो कौन आख्या देगा? पटवारी देगा। ऐसे ही मैंने कहा, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने की जो भेदभावपूर्ण नीति थी उससे सेना चली गई आजाद हिंद फौज में और नौसेना ने विद्रोह कर दिया। तो इनकी रक्षा के लिए अब कोई नहीं बचा, तो इनको अब जाना ही जाना था। इस प्रकार यद्यपि भारत का क्रांतिकारी आंदोलन भारत को स्वतंत्रता दिलाने में असफल हुआ, इसकी सबसे बड़ी दुर्बलता यह रही कि वह कभी लोकप्रिय जन आंदोलन न बन सका। और लोकप्रिय जन आंदोलन क्यों नहीं बन सका? क्योंकि इतिहास लिखने वालों ने या जो सिलेबस बनाने वाले थे उन्होंने इसको स्थान दिया ही नहीं। सही बताऊं तो पता नहीं इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन भी मिली कि नहीं मिली इन 20,000 लोगों को जो जिन्होंने विद्रोह किया था। कायदे से इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की क्या मिलनी चाहिए थी? सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। चलो जी, लोकप्रिय जन आंदोलन नहीं बन सका, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि इसने भारतीय जनमत को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इन्होंने देश में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न की, सरकार को कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए विवश किया तथा विदेशी शासन के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। क्रांतिकारियों ने अनेक बार विदेशियों द्वारा किए गए राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। इन्होंने सैनिकों में जागृति पैदा की। ये देश को आजादी दिलाने के लिए मील का पत्थर साबित हुए तथा इनके त्याग और बलिदान से देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों के कार्यों से भयभीत थी। उनमें अभूतपूर्व साहस एवं देशभक्ति थी। क्रांतिकारियों ने हंसते हुए भारत माता के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्रता के इस महान दीवानों की गाथा भारत के इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखी रहेगी। वस्तुतः भारतीय स्वतंत्रता में क्रांतिकारी आंदोलन का विशिष्ट और महत्वपूर्ण योगदान है तथा इनकी गतिविधियों से सरकार भारतीय तरुणाई की शक्ति और रक्त की महत्ता को समझ गई। क्रांतिकारियों की गतिविधियों का यह प्रभाव हुआ कि 1946 ईस्वी में सेना ने भी विद्रोह कर दिया तथा दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस, जो आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेना नायक थे, के सुयोग्य क्रांतिकारी नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेनाओं के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत के पूर्वोत्तर इलाकों के तमाम भागों पर कब्जा कर लिया।
बता दिया था मैंने, नागालैंड तक, कहां तक पहुंच गए थे, कोहिमा तक है? इसमें अंडमान निकोबार, जिसको मैंने बताया था शहीद और स्वराज द्वीप नाम हो गया था ना, तथा कोहिमा और इम्फाल जैसे सामरिक महत्व के ठिकाने भी शामिल हैं। यद्यपि क्रांतिकारियों की शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य की तुलना में कम थी, फिर भी इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। ब्रिटिश शासकों में भय की भावना उत्पन्न की, जिससे वे भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने में विवश हुए। अतः भारत की स्वतंत्रता में क्रांतिकारियों का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। क्या रहेगा? अविस्मरणीय रहेगा। तो थोड़ा इनके बारे में भी भाई प्रश्न होने चाहिए। क्रांतिकारियों के बारे में शहादतें दी हैं उन्होंने देश के लिए, है ना। चलिए, इसके बाद आता है वामपंथी आंदोलन, द लेफ्टिस्ट मूवमेंट। नया टॉपिक है लेफ्टिस्ट मूवमेंट। लेफ्टिस्ट क्यों कहते हैं? किसी भी देश की संसद के बाईं तरफ बैठते हैं ये लोग, है ना। कार्ल मार्क्स नाम सुने हो? जर्मनी के कार्ल मार्क्स। क्या लिखा था? अरे भैया पहले क्या लिखा था? दास कैपिटल। बाद में एंजल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी। ये वो लोग थे जिन्होंने लिखा और क्रांतियां हो गई। क्या हो गई? जिनके समझ में आ गया कि दो चीजें हैं, दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, हैव्स और हैव्स नॉट। हैव्स वो जिनके पास बहुत ज्यादा है, यानी है 5% पर 95% संपत्ति पर इनका अधिकार है, और दूसरे हैं हैव्स नॉट, है 95% लोग लेकिन सिर्फ 5% संसाधनों पर इनका क्या है? अधिकार है। तो क्या होता है जब ऐसा होता है? क्या होता है जब धन का संकेंद्रण या संसाधनों का संकेंद्रण कुछ हाथों में सीमित हो जाता है और बाकी जनता क्या होती है? गरीबी में रह रही होती है, तब क्रांति होती है। और इस क्रांति के लिए क्या करना पड़ता है? एक चिंगारी जगानी पड़ती है, और चिंगारी किसने जगाई? कार्ल मार्क्स। समझ में आया? ऐसा होता है ना, जीवन चल रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है, शोषण हो रहा होता है, तब अचानक आके कोई बताता है आपको कि आपका शोषण हो रहा है। भाई क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। तब आप एकदम से जागृत होते हो, हाँ यार शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है? तब आप भीड़ इकट्ठी करते हो, तब क्रांति होती है। समझ में आया? फिर तो बहुत सारे लोग हैं। लेनिन है रूस में, अगर आप देखेंगे लेनिन है, माओ से तुंग है चाइना में, माओ जिसको माओवाद बोलते हैं आप, सत्ता जो है बंदूक की नली से होकर निकलेगी जो बोलता है ना, वही माओवाद भारत में नक्सलवाद कहलाता है। माओ से तुंग की नीतियों का पालन करने वाले या उसको फॉलो करने वाले जो भारत में जो लोग थे वो बंगाल में थे। नक्सलवाड़ी एक गांव था। चारू मजूमदार, कानू सानियाल नामक दो व्यक्ति थे, नेता थे, कम्युनिस्ट थे। उन्होंने फसल लूटी किसी जमींदार के यहाँ और क्या कर दी? गरीबों में बांट दी। वहीं से नक्सलवाद का प्रारंभ माना जाता है। कहां से पढ़ेंगे आप? अभी नक्सलवाद पढ़ेंगे, सलवा जुडम पढ़ेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार जब परेशान हो गई किससे? नक्सलवादियों से, तब क्या किया उसने? रमन सिंह सरकार ने, बीजेपी के थे मेरे ख्याल से, उन्होंने क्या किया? आदिवासियों के हाथ में हथियार दे दिए। सलवा जुडम बोला जाता है उसको। कहा कि जब नक्सलवादी तुम पर अटैक करेंगे तुम उन पर अटैक करेंगे। यार ये कोई बात है? सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा ऐसे कैसे दे दिया भाई तुमने हथियार आदिवासियों के हाथ में? हथियार तब दिया जाता है, ट्रेनिंग होती है उसके लिए। क्या होती है? हथियार आपको ऐसे ही नहीं दिया जाता, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको यह समझाया जाता है कि हथियार ऐसे ही नहीं निकालना है कि शादी में गया और फायर कर दिया ऊपर, या कोई आपसे टकराया और आपने फायर कर दिया हवा में, या किसी को दिखा दिया, ये भी अपराध है। ये नहीं कि लाइसेंसी बंदूक है तो किसी को भी दिखा दोगे आप। हथियार दिखाना भी क्या है? हाँ, तो हथियार ऐसे नहीं दिए जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सारे हथियार वापस मंगवाए उनसे, आदिवासियों से। सलवा जुडम जो था, समझ में आया? तो ये पढ़ेंगे आप, अभी तो शुरुआत है। तो वामपंथी आंदोलन भाई, द लेफ्टिस्ट मूवमेंट, वामपंथी राजनीति है ना, लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स, उस विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें सर्वाधिक आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं? आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। इस विचारधारा में उन लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त की जाती है जो किसी भी कारण से अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हो और शक्तिहीन हो गए हो। लेकिन फिर भी मैं, जितना मेरे जीवन का अनुभव है उसमें मैंने 90% यही देखा कि गरीबों की बात करते करते, गरीबों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते करते, गरीबों के अधिकार मांगते मांगते कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, और उसके बाद भूल जाते हैं कि हम स्टार्ट कहां से किए थे। समझ में आया? 90, बल्कि मैं 90% कम बोल दिया।
मुझे 99% बोलना चाहिए कि 99% लोगों को मैंने ये देखा कि क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं भाई, गरीबों की, पिछड़ों की, शक्तिहीनों की बात करते हैं, उनके अधिकारों को मांगते हैं, सरकार से छीनने की बात करते हैं, मांगने की बात करते हैं, और फिर खुद क्या हो जाते हैं, सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, है ना। तो क्या पता नहीं क्या होती है सत्ता भी भाई। तो भाई जबकि दक्षिणपंथी राजनीति यानी राइटिस्ट पॉलिटिक्स उस विचारधारा को कहते हैं जो सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक असमानता को अपरिहार्य, प्राकृतिक, सामान्य या आवश्यक मानते हैं। दक्षिणपंथी क्या मानते हैं? दक्षिणपंथी राजनीति यानी राइटिस्ट पॉलिटिक्स उस विचारधारा को कहते हैं जो सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक असमानता को अपरिहार्य, प्राकृतिक, सामान्य या आवश्यक मानते हैं। क्या मानते हैं? आमतौर से इस पक्ष का समर्थक समाज की ऐतिहासिक भाषा, जातीयता, अर्थव्यवस्था और धार्मिक पहचान को बनाए रखने की चेष्टा करता है। क्या करता है? ऐतिहासिक भाषा, जातीयता, अर्थव्यवस्था और धार्मिक पहचान को बनाए रखने की चेष्टा करता है। कौन? दक्षिणपंथी। और वामपंथ क्या करता है? वामपंथ के अलग ही सिस्टम होते हैं। मजदूरों का विद्रोह होता है, उसमें एक मजदूर पे गोली लगती है, उसकी शर्ट क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। एक डंडा लेते हैं, वो उसी पे उसकी शर्ट को लेकर ऊपर करते हैं, झंडा बन जाता है लाल रंग का झंडा, और फिर नाम जो उनका नमस्ते वमस्ते कुछ नहीं, लाल सलाम होता है उनका। क्या होता है? लाल सलाम। समझ में आया? कम्युनिस्ट। राजनीति के संदर्भ में वाम और दक्षिण शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति के दौरान हुआ। फ्रांस की क्रांति में पूर्व की स्टेट जनरल नामक संसद में सम्राट को हटाकर गणतंत्र और धर्मनिरपेक्षता चाहने व लाने वाले लोग अक्सर भाई यानी वाम तरफ और राजा के समर्थक दाएं यानी दक्षिण की ओर बैठते थे। कहां बैठते थे? तो जो दाई साइड बैठते हैं वो दक्षिणपंथी हो गए, जो बाई साइड बैठते हैं वो क्या हो गए? वामपंथी हो गए, लेफ्टिस्ट हो गए। आधुनिक काल में समाजवाद यानी सोशलिज्म और साम्यवाद यानी कम्युनिज्म से संबंधित विचारधाराओं को वामपंथी राजनीति की संज्ञा पर दी जाती है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म। अब क्या अंतर होता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म में? ऐसे तो नेहरू भी कहते हैं मैं समाजवादी हूं, क्या हूं, और मैं सोशलिस्टिक पैटर्न का जो समाज है उस पर उसको क्या करता हूं? फॉलो करता हूं, उस पर अपनी क्या करता हूं? आस्था व्यक्त करता हूं, है समाजवादी प्रकार के समाज। तो मैं समाजवादी हूं ये किसने कहा? जेल नेहरू ने कहा। मैं समाजवादी हूं ये किसने लिखा? स्वामी विवेकानंद ने लिखा। ये दो चीजें याद कर लीजिए। भारत में भी प्राचीन काल में चोल साम्राज्य में दो वर्ग थे, वेलंगे और इडंगे। नाम सुने हो? राजा के समर्थक तथा उनके दाएं बैठने वालों को वेलंगे कहा जाता था, जबकि राजा के विरोधियों उनके बाएं बैठने वालों को इडंगे संज्ञा से अभिहित किया जाता था। इडंगे और विडंगे ये कहां पढ़ते हैं हम? चोल साम्राज्य में, चोला डायनेस्टी। नाम सुने हो? तमिलनाडु जाना कभी? तंजौर में जाना, वृद्धेश्वर मंदिर देखना, 13 मंजिला, द्रविड़ शैली का उत्कृष्टतम नमूना है। 13 मंजिल मंदिर है, पत्थरों से निर्मित है। उसका नाम है राजराजेश्वर मंदिर या उसका नाम है वृद्धेश्वर मंदिर। तो तंजौर का वृद्धेश्वर टेम्पल किसने बनाया? राजराज फर्स्ट ने बनाया। ठीक है। फिर राजेंद्र फर्स्ट आते हैं एक उस साम्राज्य में, चोल डायनेस्टी में, जिन्हें पंडित चोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनके भी बनाए हुए मंदिर हैं, उनके बारे में पढ़िए, काफी कुछ पता चलेगा। चोलों के समय में एक इंस्क्रिप्शन पढ़ना, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, जिससे पता चलता है कि उस जमाने में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्थानीय स्वशासन। ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए कि हमने ग्राम पंचायत बना दी, ग्राम सभा बना दी, या नगर पालिका बना दिया, नगर निगम बना दिया। इस देश में बहुत एंशियंट उदाहरण है हमारे पास। अगर मैं गांव की ग्राम पंचायतों की बात करूं तो चोल काल में भी थी, स्थानीय स्वशासन चलता था उस जमाने में। अगर मैं शहरी प्रशासन की बात करूं, नगर पालिका, नगर निगम की बात करूं, तो मुझे पाटलिपुत्र में जाना पड़ेगा, जहां पर 6 समितियां थी, 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी जो पाटलिपुत्र का प्रशासन चलाती थी। पढ़े हो? मेगस्थनीज की इंडिका में भी लिखा हुआ है ऐसा। नहीं आया समझ में? इतिहास में जाना पड़ेगा। तो भाई इडंगे कौन थे? बाईं तरफ बैठने वाले, और
वेलंगई कौन थे? राजा के समर्थक, दाईं तरफ बैठने वाले। क्लियर हो गया? 18वीं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फलस्वरूप समाज में दो नए वर्ग पैदा हुए, एक पूंजीपति और एक मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। मार्च 1919 ईस्वी में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई। व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी यानी बोल्शेविक द्वारा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई। समय के साथ मजदूरों की दशा बद से बदतर होती गई। 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर क्या लिखा? आंसर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जो कि अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है। समझ में आया? भाई पूंजीपति क्या करेगा? अधिक से अधिक क्या करेगा? आपसे खींचेगा। क्या करेगा? अधिक से अधिक खींचेगा। आप उसकी शादी में जाओ ना जाओ, न्यूता लिखाओ ना लिखाओ, वो न्यूता ले लेगा आपसे। अब कैसे लेगा वो समझ गए होंगे आप, है ना? भले ही आपने ना वहां खाना खाया, ना आप वहां नाचे, ना कुछ नहीं किया, लेकिन न्यूता तो देना पड़ेगा। किसको? जो मजदूर होगा उसका क्या होगा? शोषण होगा, होगा ही होगा। सबसे ज्यादा भाग जो रखेगा पूंजीपति अपने पास रखेगा। मजदूर को क्या करेगा? सिर्फ इतना देगा कि वो शाम एक दिन का खाना खा सके, है ना? ज्यादा अगर उसको दे दिया तो फिर वो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि यार मैं कैसे पूंजीपति बनूं। तो कोई भी पूंजीपति ये नहीं चाहेगा कि दूसरा नीचे जो काम कर रहा है वो पूंजीपति बने। समझ में आया? ये देख लेना, आपने समाज में देख लेना। दुकानदार है, लाला जी हैं, उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, गल्ला नहीं छोड़ेंगे लाला जी कभी भी। काम सारे कौन करेंगे? काम करने वाले करेंगे, लेकिन गल्ले पे कौन बैठेंगे? क्यों बैठेंगे भाई गल्ले पे? कांटेक्ट नंबर क्यों नहीं देंगे आप? इसलिए नहीं देंगे, अपने कांटेक्ट आपने अगर उनको बता दिया तो फिर तो वो भी वैसे ही मंगाएंगे, वैसे ही क्या करेंगे? बेचना स्टार्ट कर देंगे। आपके बगल में दूसरी दुकान खुल जाएगी। क्या खुल जाएगी? बहुत सारी चीजें समझ में आएगा धीरे धीरे। चलो जी, तो ये मैंने बता दिया आपको। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ जिसमें साम्यवाद शब्द का एक विस्तार से विवेचन किया गया। वस्तुतः साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समता मूलक और वर्ग विहीन समाज की संकल्पना की गई है। वर्ग विहीन समाज कैसा? वर्ग विहीन समाज, समता मूलक और वर्ग विहीन समाज। अब देखो, दोनों विचारधाराओं का अगर दार्शनिक अवलोकन करें, सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करें, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि वर्ग विहीन समाज संभव नहीं है। क्या नहीं है? भेड़ियों की एक टोली होती है, मैं पशुओं की बात कर रहा हूं, भेड़ियों की भी एक टोली होती है, उसमें आगे के भेड़िए सबसे बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, जिनके पास अनुभव होता है बहुत ज्यादा, उनको आगे स्थान दिया जाता है। फिर फाइटर्स होते हैं, फिर बीच में बच्चे, महिलाएं होती हैं, मादाएं होती हैं, फिर पीछे से फाइटर्स होते हैं। तो उन टोलियों में भी क्या है कि अलग अलग तरह का क्या है, जिसके पास शक्ति है वो क्या है सबसे, मतलब सम्मान किनका है? जिनके पास या तो अनुभव है उनको आगे स्थान दे रखा है, जिनके पास शक्ति है वो आगे और पीछे क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। बीच में क्या है? शक्तिहीन लोग जो हैं वो क्या है? बीच में चल रहे हैं, और उन्हें उनके अनुदेशों पर चलना पड़ेगा। किनके? यानी इनमें भेड़ियों की टोली में भी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? मतलब वर्चस्व किसका कायम है? जो आगे अनुभव है, जिसके पास क्या है? अनुभव। अनुभव के निर्देशों पर जिनके पास ताकत है वो क्या कर रहे हैं? अपने हिसाब से दल को क्या कर रहे हैं? हाथियों के दल में देख लीजिए, किसी भी दल में देख लीजिए, पशुओं में देख लीजिए, बंदरों में देख लीजिए, ऐसी मनुष्यों में भी वर्ग हैं। अब दक्षिणपंथी, मैंने कहा नहीं, दक्षिणपंथी क्या मानते हैं? सामाजिक असमानता को अपरिहार्य मानते हैं, प्राकृतिक मानते हैं कि प्राकृतिक है भाई ये। तो देखो, गलत वो भी नहीं है। वामपंथ चाहता है कि वर्ग विहीन समाज हो, गलत ये भी नहीं है। पर होता क्या है कि 100% कोई चीज होती नहीं, हमने साइंस में पढ़ा। आदर्श कृष्णिका यानी ब्लैक होल भी जो होगा वो 99.99 होगा, पर 100% नहीं होगा, है ना? तो वर्ग विहीन समाज भी अगर कहीं बना है तो 99% भी नहीं बना, 60% भी नहीं बना। समझ में आ रहा है?
मैंने कहा अवलोकन करना सीखिए। चलिए, तो पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है क्या? आ रही है? नहीं आ रही? आ जाएगी धीरे धीरे। तो साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है। साम्यवाद है क्या? एक विचारधारा है जिसमें संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक और वर्ग विहीन समाज की संकल्पना की गई है। अच्छा, जो बहुत विकसित देश है ना, वहां पे आप देख रहे होंगे कि वहां पर जैसे हमारे यहाँ है कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है, देखते हो? काम वहां पर भी छोटा बड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर वहां पर काफी हद तक समानता है और सब लोग क्या हो गए, समृद्ध हो गए हैं। तो नीचे का काम करने वाले नहीं, लेबर क्लास नहीं है वहां पर। क्या नहीं है? लेबर क्लास नहीं है। तो लेबर क्लास की बड़ी मांग है। जब वैभव आ जाता है किसी देश में, धन आ जाता है बहुत ज्यादा, तो सब समृद्ध हो जाते हैं। तो क्यों करेगा यार, कोई खड्डा क्यों खोदेगा आपके लिए? तो तब क्या होता है, लेबर बाहर से आयातित की जाती है। जितने भी खाड़ी देश हैं, कहाँ की लेबर है? दक्षिण भारत की है, भारत की है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है। गरीब जो वैसे देश जहाँ पर गरीबी है वहां के लोग जाते हैं, क्या करते हैं? धूल खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, पाशविक जीवन व्यतीत करते हैं, पैसा कमाते हैं। फिर उस पैसे को लेकर यहाँ पर आते हैं, उस पैसे की वैल्यू ज्यादा होती है, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। फिर उनका एक अलग समाज बन जाता है कि क्या है, बाहर से आ रखा कि बहुत पैसा है इसके पास। समझ में आया? भारत में वामपंथी आंदोलन का विकास 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में आरंभ हुआ। आधुनिक उद्योगों का विकास, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां, 1917 ईस्वी में रूस की साम्यवादी राजक्रांति, है ना, साम्यवादी राजक्रांति, 1918-22 का कामगार असंतोष, 1920-21 का किसान आंदोलन और असहयोग आंदोलन की असफलता आदि ने देश में साम्यवाद के विचारों को जड़ जमाने का अवसर प्रदान किया। फलतः बंबई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास और कानपुर आदि स्थानों पर साम्यवादी संगठनों यानी कम्युनिस्ट एसोसिएशन का निर्माण हुआ। नवयुग, ये बंगाल का समाचार पत्र है, के संपादक मुजफ्फर अहमद, कौन? याद रखना है इसको, क्वेश्चन बनता है ये। नवयुग कहां पर? बंगाल में, मुजफ्फर अहमद। सोशलिस्ट, ये बंबई में है, इसके संपादक कौन है? श्रीपाद अमृत डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे का क्या? सोशलिस्ट। कहां पर? बंबई में। इनकलाब, ये लाहौर में छप रहा है अखबार, इसके संपादक कौन है? गुलाम हुसैन। और मद्रास में सिंगारवेलु चेट्टियार ने मजदूरों और कृषकों को समर्थन में प्रोत्साहन देकर साम्यवादी विचारधारा का पोषण और संवर्धन किया, जिसके फलस्वरूप भारत में इस विचारधारा यानी वामपंथी विचारधारा को दो रूप विकसित हुए। एक हुआ साम्यवाद, जिसको बोलते हैं कम्युनिज्म, और दूसरे को बोलते हैं समाजवाद यानी सोशलिज्म। एक को बोलते हैं क्या? कम्युनिज्म, और दूसरे को बोलते हैं सोशलिज्म। साम्यवाद का नियंत्रण वैदेशिक था और वह मुख्यतः रूस के अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संगठन कमिंटर्न कमिंटन से अनुशासित था, जबकि समाजवाद का मूल स्रोत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वामपंथी दल था। इसको भी समझने की जरूरत है। ये दो चीजें पढ़नी है हमने अब। कौन सी? साम्यवाद और समाजवाद। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म और समाजवाद यानी सोशलिज्म। कम्युनिज्म जो होगा, जो कम्युनिस्ट होगा, कम्युनिस्ट अगर कोई लाइब्रेरी है, नागेंद्र सकलानी लाइब्रेरी कम्युनिस्ट लाइब्रेरी है, वहां पर रूस से भी समाचार पत्र आएगा, मैगजीन्स आएंगी, चाइना से भी अखबार आएगा, वहां पर किताबें आएंगी, वहां पर क्या आएंगी? किताबें आएंगी। उन विचारधाराओं के प्रचार प्रसार के लिए क्या होगा? क्या होगा? फंड आएगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा। सुने हो ऋषिकेश में रह करके? नहीं सुने हो? कौन? नागेंद्र सकलानी, शहीद नागेंद्र सकलानी। नाम सुना है? अरे नाम सुना है? अरे भैया, राजा के खिलाफ दो विद्रोह पढ़ते हैं हम, एक रूस के जार के विरुद्ध आंदोलन और एक यहाँ टिहरी के राजा के विरुद्ध आंदोलन। टिहरी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन छेड़ा? श्रीदेव सुमन ने छेड़ा। किसने? नागेंद्र सकलानी, मोलू भरदारी। नाम नहीं सुने उसका? उत्तराखंड में नहीं पढ़ा? तो वो नागेंद्र सकलानी बोल रहा हूं मैं, शहीद नागेंद्र सकलानी। विचारधारा क्या है? कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, लड़के थे जवान, उनके नाम पर लाइब्रेरी थी है कभी किसी जमाने में ऋषिकेश में। हम लोगों ने उन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा है।
तो वहां वेद भी थे, तो पुराण भी थे, तो बहुत सारी चीजें आती थी वहां पर, है ना। अब शायद बंद हो गई है। तो अब हमने क्या, अब ये देखो साम्यवाद जो कम्युनिज्म है वो क्या होगा, रूस के अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संगठन कॉमिंटन से अनुशासित होगा। और जो आपका समाजवाद था उसका मूल स्रोत क्या था, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही वामपंथी दल आ गया था। अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, ये नाम सुनेंगे आप अभी आगे चलकर। अरे भैया समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव नाम सुने हो? इनके शिष्य थे, जयप्रकाश नारायण के शिष्य थे। अखिलेश यादव का नाम सुना है? ये लोग कौन है, किस पार्टी के हैं? तो समाजवादी पार्टी के हैं। तो समाजवाद कहां, तो समाजवाद वो जो चल रहा था वहां से कांग्रेस के अंदर, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वामपंथी दल जो था वही आगे, उन्हीं से टूटकर आगे चलकर कुछ नेताओं ने क्या किया, समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उस समाजवादी पार्टी में आप मेरे ख्याल से मुलायम सिंह यादव को जानते हो, अखिलेश यादव को जानते हो, है ना, क्योंकि आप रील देखते हो, रील में देखते हो कि योगी जी ने ये कहा, अखिलेश ने ये कहा, इसलिए जानते हो। क्या मुलायम सिंह यादव से पहले के लोगों को जानते हो? जो क्वेश्चन बनेंगे वो मुलायम सिंह यादव से पहले के लोगों का बनेगा। अच्युत पटवर्धन का क्वेश्चन बनेगा, मीनू मसानी का क्वेश्चन बनेगा, जयप्रकाश नारायण का क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब मैं इसको डिटेल अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में करूंगा कि साम्यवाद जो भारत में आया वो कैसे आया, क्या क्या हुआ, इसके बारे में। क्लियर हो गया?